हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट्स MCQs फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज शुरू करने से पहले आपके लिए दो मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो है साथियों, आपसे हमेशा यही गुजारिश है कि आप हमेशा अपनी तैयारी में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। कभी भी आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ NPCDS प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? तो ये प्रोग्राम सन 2010 में शुरू हुआ था। ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया था कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक, इनको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिजीज पर्सन इज कॉल्ड। अब किसी व्यक्ति के रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो डिजीज़ के कांटेक्ट में आया हुआ है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वारंटाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। अगर वही हम बात करें आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन में हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अदर पेशेंट, यानी कि सेपरेटेड कर देंगे उस इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे लोगों से, उसे को हम क्या बोलेंगे? क्वारंटाइन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिजीज अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी एट द सेम टाइम एंड ड्यूरिंग सेम सीजन देन इट इज़ कॉल्ड। यानी कि एक ही समय में, यानी कि सेम समय और सेम सीजन में किसी डिजीज़ का लार्ज एरिया के अंदर अफेक्ट हो जाना, लोगों को अफेक्ट कर देना, क्या कहलाएगा? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। वहीं हम बात करें एंडेमिक की, तो एंडेमिक क्या है? डिजीज़ क्या हो रही है? लोकलाइज हो रही है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर। क्या हो रही है? पर्टिकुलर एक जियोग्राफिक एरिया के अंदर क्या हो रही है? डिजीज़ लोकलाइज्ड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडेमिक बोलेंगे। जैसे कि जो गोइटर डिजीज़ है, गोइटर कहाँ पाई जाती है? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, यानी कि जो लो लाइंग एरिया है हिमालय का, वहाँ पर ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। वहीं हम बात करें पेंडेमिक की, पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक क्या है? द डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि एक कंट्री टू अनदर, जो कंट्री में अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, यानी कि जो डिजीज़ वर्ल्ड वाइड हो रही है, क्या हो रही है? वर्ल्ड वाइड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे। जैसे कि कोरोना, स्वाइन फ्लू, एड्स, ये डिजीज़ क्या है? पेंडेमिक डिजीज, यानी कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री में अंदर क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें स्पोडिक। स्पोडिक हम किसको बोलेंगे? द डिजीज आर फाउंड इज स्कैटर्ड एरिया, यानी कि फैले हुए एरिया में पाई जाती है। स्कैटर्ड एरिया में क्या पाई जाती होती है? स्प्रेड होती है, स्कैटर्ड पैटर्न में पाई जाती है, यानी कि फैले हुए एरिया में पाई जाती है। अगर इनको हम शुरुआत में कवर नहीं करेंगे, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो बाद में ये एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है ये? तो क्वेश्चन ये बनता है
कि कौन सी डिजीज़ जो होती है, यानी कि स्पोडिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है, या यानी कि बाद में कन्वर्ट होती है किसमें, एपिडेमिक, यानी कि स्पोडिक डिजीज़ किसमें कन्वर्ट हो जाती है बाद में, एपिडेमिक, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो इज डिफाइन एज। सेक्स रेशियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इजी है। सेक्स रेशियो को डिफाइन करने के लिए द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, 1000 महिलाओं में कितने मेल हैं हम उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बर्थ रेट इज लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इन द ईयर। लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बर्थ को डिफाइन करेंगे, यानी कि बर्थ अपॉन 1000 मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ एंड बर्थ इन ए कम्युनिटी रिपोर्टेड बाय। डेथ एंड बर्थ इन ए कम्युनिटी रिपोर्टेड बाय, तो डेथ और बर्थ कम्युनिटी के अंदर किसके द्वारा रिकॉर्ड या रिपोर्ट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एएनएम के अंदर। कम्युनिटी के अंदर जो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन करती है? एएनएम करती है, यानी कि सारे जो डाटाज होते हैं वो एएनएम के पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर कोड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI रेफर। ग्रीन कलर कोड है जो IMNCI में देखा जाता है वो किसको रेफर करता है? तो देखो जो IMNCI है इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। वहीं हम बात करें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया के अंदर IMNCI सन 2003 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया के अंदर IMNCI कब स्टार्ट हुआ? सन 2003 में। IMNCI को स्टार्ट करने का जो मेन कारण था वो क्या है कि जो चाइल्ड होते हैं, जो नियोनेट होते हैं, उनकी जो मोर्टालिटी होती है और जो मोर्बिडिटी होती है उनकी क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो केस ऑफ जो मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी केस है जो उनको क्या करना है, डिक्रीज करना है। इसमें जो कलर कोड है वो अकॉर्डिंग टू सीवीटी क्लासीफाई किए हैं। सीवीटी के अकॉर्डिंग क्या किए हैं, कलर कोड बनाए गए हैं। कौन कौन से कलर कोड हैं? हम बात करें रेड, पिंक, येलो और ग्रीन। तो आप जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन कलर कोड किसको डिनोट करता है, तो ग्रीन कलर किसको डिनोट करेगा, होम ट्रीटमेंट को, या होम केयर को। और वहीं हम बात करें कि जो येलो कलर कोड है वो किसको करेगा, तो ओपीडी के अंदर जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओपीडी बेसिस PSC के अंदर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो येलो को डिनोट करता है। वहीं हम रेड की बात करें तो रेड करेगा अर्जेंट रेफरल। लेकिन अर्जेंट रेफरल में क्या होगा, अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज़्यादा है तो अर्जेंट रेफरल किस में करेंगे हम, PSC या फिर हॉस्पिटल के अंदर। वहीं हम पिंक की बात करें तो बच्चे की उम्र 2 महीने से कम है तो वो भी रेफरल के अंदर ही आता है।
आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1997 को। देखो कुछ ईयर्स और दे रखे हैं यहाँ पे। 1999 में क्या हुआ, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन जो प्रोग्राम था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कन्वर्ट करके रिप्लेस करके नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कर दिया। तो 1990 में क्या हुआ, जो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन जो प्रोग्राम था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसमें रिप्लेस्ड कर दिया, किसमें, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम में। तो 99 में क्या हुआ, नेशनल मलेरिया जो इराडिकेशन प्रोग्राम था वो रिप्लेस्ड हो गया किसमें, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम में। वही हम बात करें 1978 में क्या हुआ, 1978 में अर्बन मलेरिया स्कीम स्टार्ट हुई। क्या हुई, अर्बन मलेरिया स्कीम की शुरुआत हुई। अर्बन मलेरिया स्कीम की शुरुआत हुई कब हुई, 1978 में। और 1978 में ही अंडर 5 क्लिनिक का भी इस्टेब्लिश हुई, अंडर 5 क्लिनिक भी इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई? तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई 12 अप्रैल सन 2005 में। 12 अप्रैल सन 2005 में जननी सुरक्षा योजना। इसके लिए जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो एक पुरानी स्कीम थी, क्या थी, पुरानी स्कीम थी। कौन सी स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, इसको मॉडिफाई करके जननी सुरक्षा योजना बना दिया गया। पहले ये स्कीम जो चलती थी वो थी नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। उसी स्कीम को मॉडिफाई करके क्या बना दिया, जननी सुरक्षा योजना। कब, 12 अप्रैल सन 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन जो प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ? तो नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन जो प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ 1983 में। लेकिन जो पहले से ही चलता आ रहा था वो था 1995 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी। फिर बाद में इसको कन्वर्ट करके बाद में क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। किसमें, कब, 1983 में। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1955 में और 83 में इसको कन्वर्ट करके कर दिया गया नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर। तो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कौन से ईयर में शुरू हुआ? तो नेशनल जो मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम था वो शुरू हुआ था 1958 में। 1958 में। लेकिन नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम तो फिर बाद में आता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो बिल्कुल नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1955 में और बाद में इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कर दिया गया 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन विच ईयर द चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम वाज इनिशिएट। कौन से ईयर में CSSM प्रोग्राम की शुरुआत हुई? तो CSSM प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1992 में। CSSM फुल फॉर्म मतलब चाइल्ड सर्वाइवल सेफ
मदरहुड। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में स्टार्ट हुआ। किसके लिए किया गया ये प्रोग्राम शुरू? तो जो IMR और MMR को रिड्यूस करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो इंडिया के अंदर कब फॉर्मुलेट की गई? तो 1976 में क्या हुआ कि जो फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, क्या बनाई? फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, नेक्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई और इसकी जो अप्रूव्ड डेट थी वो 1983 में अप्रूव्ड हुई। तो यहाँ पर हम 1983 मान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 1983 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रूव्ड हुई। और जो लेटेस्ट पॉलिसी है, न्यू एंड लेटेस्ट जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो है सन 2000, जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, रिवाइज जो 2000 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड। तो रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो था पॉपुलेशन के ऊपर, ये कौन सा है? हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें भी आंसर आएगा आपका 2002 में। तो 2002 में रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया के अंदर अनाउंस की गई। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है फर्स्ट, वो अप्रूव्ड हुई 1983 में। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी अप्रूव्ड हुई 1983 में और रिवाइज्ड जो न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो आई सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इन ए न्यू इनिशिएटिव एमिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू कवर 4 Ds वायाज। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे की 8 बर्थ से लेकर 18 साल तक उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है और इंटरवेंशन करना है। कौन सी 4D डिजीज़ के लिए? तो कौन सी 4D डिजीज़ के लिए हम बच्चे को 8 बर्थ टू लेकर 18 ईयर तक क्या करेंगे? इंटरवेंट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो 4D डिजीज़ हमारे सामने हैं। कौन से? पहली 4D डिजीज़ ये है डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज़ डेवलपमेंट डिलेड इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़। इन 4 Ds के लिए हम 0 से 18 ईयर तक के बच्चों को क्या करेंगे? अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और अर्ली इंटरवेंशन करेंगे। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? RBS के यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन 4 Ds के ऊपर क्या करेंगे? काम करेंगे। अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन करेंगे। डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज यानी कि बच्चा पैदा होते किसी भी प्रकार के बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसीज उसके अंदर देखने को मिल रही है। डिजीज़ डेवलपमेंटल डिलेड हमें देखने को मिल रहे हैं और डिसेबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। इन सभी के लिए हम क्या करेंगे? 4D यानी 0 to 18 ईयर तक के बच्चों में अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे और अर्ली इंटरवेंशन करेंगे RBS के प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट कम्युनिटी इज। तो कम्युनिटी के अंदर वाटर प्योरिफिकेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कम्युनिटी में? तो कम्युनिटी के अंदर मोस्ट इफेक्टिव जो प्योरिफिकेशन का जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन
को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन यूज़ किए जाते हैं, एक तो स्लो सैंड और दूसरा है रैपिड सैंड। स्लो सैंड को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फिल्टर्स और रैपिड सैंड्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल फिल्टर्स। तो देखो दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अगर जो रात में अपनी मेहनत करता है तो वही सुबह क्या करेगा, सूर्य बनकर चमकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में हम क्या कर रहे हैं, वाटर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। और लार्ज स्केल में वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए फाइनल स्टेप्स कौन सी हैं? तो वाटर प्यूरिफिकेशन को अगर हम वाटर प्यूरिफिकेशन करेंगे अगर लार्ज स्केल में, तो 3 स्टेप्स यहाँ पर होती है। 3 स्टेप्स क्या होती है? 3 स्टेप्स होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहली कौन सी है? पहली है स्टोरेज। मोर स्टोर करके हम 90% तक के जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अपन क्या कर देते हैं, विदिन 24 आवर्स में सेटल्ड कर देते हैं। विदिन 24 आवर्स में सेटल्ड करते हैं जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दूसरा है फिल्ट्रेशन। दूसरी स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंस होता है इसका प्यूरिफिकेशन का, वो ये होता है कि 80 to 99% जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या कर देते हैं, 98 to 99% जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको फिल्ट्रेशन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। और तीसरा प्रोसेस है डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो अपने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन वाटर इन लार्ज स्केल। तो लास्ट क्या है? डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्योरीफाई 20 लीटर वाटर क्लोरीन टैबलेट यूज शुड बी। अगर हम 20 लीटर वाटर को प्योरीफाई करें तो कितने अमाउंट में जो क्लोरीन टैबलेट होती है वो यूज़ करनी है? तो 20 लीटर वाटर के लिए हम 0.5 ग्राम सिंगल टैबलेट का यूज़ करते हैं। कितनी? 0.5 ग्राम सिंगल टैबलेट होती है उसका यूज़ करते हैं 20 लीटर वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESI एक्ट पास्ड इन विच ईयर। ESI एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। क्या है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस एक्ट है वो पास हुआ है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी कैंपेन हैज़ बीन प्रमोटेड बाय। गोबी कैंपेन जो चलाया गया वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो गोबी कैंपेन चलाया गया था यूनिसेफ के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ, इसके द्वारा चलाया गया। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और इंडिया के अंदर बात करें, इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो स्थापना कब हुई? 1946 में। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इंडिया के अंदर इसका रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। वही हम बात करें गोबी, तो गोबी क्या है? गोबी जो चिल्ड्रंस और मदर्स होती है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम है। गोबी मतलब GOBI, गोबी मतलब जी मतलब ग्रोथ चार्ट को असेस करना है, हमें बच्चे की ग्रोथ चार्ट को असेस करना है।
O यानी ORS, B यानी ब्रेस्ट फीडिंग, और I यानी इम्यूनाइजेशन। इसमें और चीज़ बताई गई है, 3 Fs भी बताए गए हैं। 3 Fs मतलब F1 मतलब फीमेल एजुकेशन, F2 मतलब फैमिली प्लानिंग, और F3 मतलब फूड सप्लीमेंटेशन। तो गोभी जो कैंपेन है वो बच्चे के लिए हैं, और जो 3 Fs है वो मदर के लिए है। तो मदर और चिल्ड्रंस की जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैंपेन बनाया गया, उसको बोलते हैं हम गोभी कैंपेन, जो किसके द्वारा बनाया गया, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। 1946 में इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किट सप्लाई एट सब सेंटर, सब सेंटर के अंदर किट सप्लाई होता है। कौन सा किट सप्लाई होता है सब सेंटर के अंदर? तो आपका आंसर है सब सेंटर के अंदर किट बी सप्लाई होता है। और भी होता है, किट ए भी होता है, मिडवाइफरी किट भी होता है, मिडवाइफरी किट होता है। सब सेंटर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो किट होता है वो भी सब सेंटर के अंदर ही होता है। तो किट ए बी, सब सेंटर किट, मिडवाइफरी किट, ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? सब सेंटर में। तो वही हम बात करें किट ई, किट ई क्या होता है? सब किट ई होता है लेप्रोटोमी किट, लेप्रोटोमी किट। कहाँ? CSC के अंदर, CSC के अंदर। किट एम सेट फॉर एनेस्थीसिया, सेट फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का जो सेट होता है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। और किट के एम्ब्रियोटोमी सेट, एम्ब्रियोटोमी सेट। तो किट ई, एम और के CSC में मिलेंगे, और किट जो बी होगा वो सब सेंटर में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, कॉप्लिक स्पॉट इनमें से कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? तो कॉप्लिक स्पॉट्स हमें देखने को मिलेगा मिजल्स के अंदर, और मिजल्स को हम बोलते हैं रिबियोला। मिजल्स को हम क्या बोलते हैं? रिबियोला। रिबियोला मीन्स रेड स्पॉट, रिबियोला मीन्स क्या होता है? रेड स्पॉट होता है। एक साइंटिस्ट था हेनरी कॉप्लिक, जो पीडियाट्रिक था, उसी ने ही इसको नाम दिया मिजल्स, मतलब कॉप्लिक स्पॉट्स। जो हेनरी कॉप्लिक था, एक पीडियाट्रिशियन था, उसी ने इसको कॉप्लिक स्पॉट्स बताया। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होता है? स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं विद ब्लू वाइट्स के। कहाँ पर पाए जाते हैं? ओरल म्यूकोसा के सेंटर में पाए जाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन इंडिया, भारत के अंदर HIV ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है? तो इंडिया के अंदर HIV होने का मोस्ट कॉमन रूट है हेटेरोसेक्सुअल, मोस्ट कॉमन रूट। बाकी और भी है, ब्लड टू ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा भी होता है, इंजेक्टेबल के द्वारा भी होता है, होमोसेक्सुअल के द्वारा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन रूट है वो हेटेरोसेक्सुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, ICTC स्टैंड फॉर, ICTC का फुल फॉर्म क्या है? ICTC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ऑप्शन ए आपका राइट है। किसके लिए किया जाता है ये? एड्स के पेशेंट के लिए किया जाता है, एड्स के पेशेंट के लिए किया जाता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक टेस्ट इज यूज्ड इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ, तो सिक टेस्ट कौन सी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? तो सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया को असेस करने के लिए, यानी कि कंफर्म और डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर डिप्थीरिया का हम माने तो वो क्या है? सिक टेस्ट है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कंफर्मेटरी और डायग्नोसिस कौन सा है?
तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पुटम और स्कारलेट फीवर के लिए थ्रोट स्वाब और सिफिलिस के लिए VDRL। तो सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पुटम, स्कारलेट के लिए स्वाब टेस्ट और सिफिलिस के लिए VDRL। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा स्प्रेड होती है? तो ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होती है? ड्रॉपलेट के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति के छींकने, खांसने या स्पिटिंग के द्वारा पोल्यूशन एयर से 1 पर्सन टू दूसरे पर्सन में ये क्या हो सकती है? यानी कि स्नीजिंग के द्वारा, स्पिटिंग के द्वारा अगर कोई टीबी का पेशेंट है वो खांसे, छींके और अपने जो खकार को बाहर निकाले, बलगम को, उस कंडीशन में ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी केस इन कम्युनिटी में? कम्युनिटी के अंदर टीबी केस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है? जल्दी से जल्दी अगर टीबी के पेशेंट को ढूंढना है कम्युनिटी के अंदर तो कौन सा मेथड हम यूज़ में लेते हैं? तो कम्युनिटी के अंदर अगर टीबी के पेशेंट को ढूंढना है तो उसके लिए जो मेथड हम यूज़ में लेते हैं वो है स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, स्पुटम के माध्यम से ही हम पेशेंटों का क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं और उनको सर्च कर सकते हैं कि ये पेशेंट टीबी का है। हर पेशेंट का हम क्या करेंगे? स्पुटम का जो सैंपल है उसको लेंगे और उसी के माध्यम से हम उनको सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। जो स्पेसिफिक स्पुटम जो लेते हैं, स्पुटम लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है टीबी के पेशेंटों के लिए? तो स्पुटम लेने का सबसे बेस्ट टाइम है कौन सा है? अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है? बिकॉज जो ओवरनाइट के जो एयरवे बैक्टीरियाज होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, वो सारे के सारे उस वहाँ पर मिल जाते हैं। तो जैसे ही सुबह उठते ही अर्ली द मॉर्निंग अपन उसका स्पुटम लेंगे तो सारे बैक्टीरिया हमें वहाँ पर पाए जाएंगे कंपैरिजन टू बाद में लेने वाले सैंपल में। तो इसलिए हम अर्ली इन द मॉर्निंग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम केस फाइंडिंग किसके बेस्ट में है? तो ये है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1990 में क्या हुआ था? रिवाइज्ड हुआ था। कब हुआ था? 1992 में रिवाइज्ड हुआ था। RNTCP बनाता है। तो इसका आंसर है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी इज। तो जो न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी हैं, तो न्यू टीबी स्टॉप स्ट्रेटजी हैं कौन सी? डॉट्स। WHO ने सन 2006 में ये स्ट्रेटजी लॉन्च की थी अंडर RNTCP। किसके अंडर? अंडर RNTCP। तो न्यू स्टॉप स्ट्रेटजी। और प्रेजेंट टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है? तो एट प्रेजेंट टाइम कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है? एंड टीबी स्ट्रेटजी। अभी जो चल रही है वो है एंड टीबी स्ट्रेटजी।
ये क्या है, इसके अंदर सन 2035 तक टीबी फ्री बनाना है ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड को क्या करना है, टीबी फ्री बनाना है। तो एंड टीबी स्ट्रेटजी सन 2035 तक क्या करना है, ये कब लागू की गई, सन 2014 को लागू की गई। किसने, WHO ने बताया कि 20 साल के अंदर हमें क्या करना है, पूरे वर्ल्ड को टीबी फ्री करना है, यानी कि सन 2035 तक पूरे वर्ल्ड को टीबी फ्री करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।